एक 12 साल का लड़का जिसका राज्य छिन गया, जो कई रातें भूखा सोया। लेकिन वही लड़का आगे चलकर भारत का इतिहास बदल देता है और पानीपत की जंग जीतकर बनता है बादशाह। कैसे एक संघर्ष करने वाला लड़का मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना, आइए पूरी कहानी जानते हैं एआई वीडियो के माध्यम से। एक कहानी एक ऐसे लड़के की जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया। एकदम बेघर, अपनों ने ही उसे धोखा दे दिया। कई कई रातें बिना किसी छत के बस खुले आसमान के नीचे भूखे पेट गुजारनी पड़ी। लेकिन सच कहूं तो यही वो दर बदर भटकने वाला लड़का था जो अपनी किस्मत से लड़कर आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक की नींव रखने वाला था। सिर्फ 12 साल, जी हाँ, महज 12 साल की उम्र। ये वो उम्र होती है ना जब बच्चे बस खेल कूद में मगन रहते हैं। लेकिन इस लड़के के सिर से इतनी छोटी सी उम्र में ही पिता का साया उठ गया। उसे फरगाना नाम के एक छोटे से राज्य की गद्दी तो दे दी गई, पर असल में वो कांटों का ताज था। चारों तरफ, बिल्कुल हर तरफ दुश्मन घात लगाए बैठे थे। उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खौफनाक साजिशें रच रहे थे। इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए इस विश्लेषण में आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो है ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। एक ऐसा योद्धा जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। 14 फरवरी 1483 को जन्मा ये लड़का सच में कोई आम इंसान नहीं था। इसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान मतलब दुनिया के सबसे खूंखार और महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। बचपन से ही इसकी आंखों में एक बहुत बड़ा, एक महान शासक बनने का सपना पल रहा था। लेकिन ये जो सफर था ना, ये कतई आसान नहीं होने वाला था। इतिहास के पन्ने हमेशा खून और पसीने की स्याही से ही लिखे जाते हैं। 1495 में जब पिता की मौत हुई, उसके बाद बाबर का जो असली संघर्ष शुरू हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसका एक ही जुनून था, समरकंद कर कब्जा करना। उसने बार बार हमले किए, पूरी ताकत झोंक दी। कुछ समय के लिए उसे जीत भी नसीब हुई, लेकिन अपनों की गद्दारी ने उसे फिर से बिल्कुल सड़क पर ला पटका। एक वक्त तो ऐसा आया कि हालात पूर्ण वनवास वाले हो गए। मतलब ना कोई सेना बची, ना कोई खजाना और ना ही सिर छिपाने का कोई ठिकाना। एक राजा का बेटा बिल्कुल दरबदर भटकने को मजबूर था। अब यहाँ पर सबसे कमाल की बात यह है कि उसने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। टूटने के बजाय बाबर ने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखने की ठान ली। उसने अपना रुख मोड़ा अफगानिस्तान की तरफ और 1504 आते आते उसने काबुल पर कब्जा जमा लिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से पूरी बाजी पलटनी शुरू हुई। काबुल में बैठकर बाबर ने आराम नहीं फरमाया, बल्कि दिन रात एक करके अपनी सेना को फौलाद सा मजबूत किया। उसने जंग की ऐसी ऐसी नई तकनीकें अपनाई जिनके बारे में उस वक्त बहुत कम लोग ही जानते थे। उसने अपनी सेना में तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल शुरू किया, जो उस समय के हिसाब से खासकर भारत के संदर्भ में एक बेहद क्रांतिकारी और बिल्कुल अनदेखा कदम था। काबुल में मिली इस नई ताकत के बाद बाबर की नजरें अब सीधे भारत पर टिक गई। पर सवाल यह है कि उस वक्त भारत में आखिर चल क्या रहा था। दरअसल वहां दिल्ली सल्तनत अंदर ही अंदर खोखली और काफी कमजोर पड़ रही थी। दिल्ली की गद्दी पर जो शासक था इब्राहिम लोदी, वो अपने ही सरदारों और कमांडरों के बीच बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। बगावत की आग सुलग रही थी और इसी बगावत से निकला एक न्योता, एक निमंत्रण। भारत के ही कुछ असंतुष्ट दरबारियों ने खुद बाबर को भारत पर हमला करने का बुलावा दे दिया। अब बाबर जैसे तेज तर्रार रणनीतिकार के लिए ये एक ऐसा सुनहरा मौका था जिसे किसी भी कीमत पर गवाया नहीं जा सकता था। बस वो अपनी सेना लेकर भारत की तरफ निकल पड़ा। 1526 पानीपत का पहला युद्ध। अगर हम उस ऐतिहासिक मैदान के नजारे की बात करें तो वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक तरफ खड़ी थी इब्राहिम लोदी की वो विशाल सेना, जिसमें हजारों हजार सैनिक थे, और सबसे खौफनाक चीज उसके विशालकाय जंगी हाथी। ये वो हाथी थे जो पलक झपकते ही किसी भी सेना को पैरों तले कुचल सकते थे। और दूसरी तरफ थी बाबर की बहुत ही छोटी सी सेना। मुकाबला बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई चींटी पहाड़ से टकराने जा रही हो। लेकिन बाबर के तरकश में कुछ ऐसे तीर थे जो लोदी के पास नहीं थे। एक तो बेहद अनुशासित, छोटी लेकिन बिजली जैसी फुर्तीली घुड़सवार सेना, और दूसरा उसकी वो खौफनाक मौत बरसाने वाली क्रांतिकारी तोपें। और फिर नतीजा तोपों के धमाकों के साथ तय हुआ।
बाबर की तोपों की वो कानफोड़ू आवाज और चारों तरफ फैले बारूद के धुएं ने लोदी के हाथियों में ऐसी दहशत भर दी कि वो पागल हो गए और अपनी ही सेना को बुरी तरह कुचलने लगे। घंटों तक चली इस खौफनाक और खूनी लड़ाई का अंत ये हुआ कि इब्राहिम लोदी वहीं उसी मैदान में मारा गया। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक प्रचंड जीत थी। दिल्ली और आगरा अब पूरी तरह से बाबर के कब्जे में आ चुके थे और इसी ऐतिहासिक जीत के साथ भारत में जन्म हुआ मुगल साम्राज्य का एक ऐसी नई हुकूमत की शुरुआत जो आने वाली कई सदियों तक इस पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने वाली थी। लेकिन याद रखिए, सत्ता इतनी आसानी से कभी नहीं टिकती। पानीपत जीतने का मतलब ये कतई नहीं था कि पूरा भारत मुट्ठी में आ गया। ठीक अगले ही साल 1527 में बाबर का सामना एक ऐसी विशाल ताकत से हुआ जिसने सचमुच उसकी रातों की नींद उड़ा दी। वो ताकत थे मेवाड़ के बेहद शक्तिशाली अदम्य साहसी राजपूत योद्धा राणा सांगा। खानवा के मैदान में जो लड़ाई लड़ी गई वो पानीपत से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक और खतरनाक थी। राणा सांगा की बहादुरी के किस्से और उनकी सेना का खौफ इतना ज्यादा था कि एक पल को तो बाबर के खुद के सैनिकों के हौसले पस्त पड़ने लगे थे। लेकिन जंग के मैदान में एक बार फिर बाबर की बेजोड़ रणनीति और उसकी उन विनाशकारी तोपों ने अपना काम कर दिया। राजपूत सेना को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस अहम जीत ने पूरे उत्तर भारत में बाबर की ताकत का सिक्का हमेशा के लिए जमा दिया। पर कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बाबर सिर्फ एक खूनखार योद्धा या खून बहाने वाला रणनीतिकार ही नहीं था। इस बड़े साम्राज्य को बनाने वाले के अंदर एक इंसान भी छुपा था, एक बेहद शानदार लेखक। उसने बाबरनामा नाम से अपनी खुद की आत्मकथा लिखी और यकीन मानिए, ये कोई ऐसी वैसी साधारण किताब नहीं है। इसका ऐतिहासिक महत्व इतना गहरा है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसमें उसने सिर्फ अपनी लड़ाइयों, मारकाट या राजनीति की बात नहीं की है, बल्कि भारत का मौसम कैसा था, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जानवर, यहाँ के लोग, हर एक चीज के बारे में इतनी बारीकी से लिखा है कि आज के दौर के बड़े बड़े इतिहासकार भी इसे उस समय को समझने का सबसे अहम और प्रामाणिक दस्तावेज मानते हैं। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना कि एक तरफ जिस इंसान ने युद्धों में खून की नदियां बहा दी, वहीं दूसरी तरफ उसे सुंदर बाग बगीचे बनाने का प्रकृति का इतना गहरा शौक था। उसे कविताएं लिखना बेहद पसंद था। दरअसल यही जो विरोधाभास है, यही उसकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। जिंदगी भर लगातार युद्ध और कड़े संघर्ष देखने के बाद 1530 में आगरा में बाबर ने अपनी आखिरी सांस ली। बाद में उसकी अपनी आखिरी इच्छा के मुताबिक उसका शव काबुल ले जाया गया, जहां आज भी उसकी कब्र मौजूद है। उसके जाने के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा और इसी सिलसिले ने आगे चलकर महान शासक अकबर के लिए एक विशाल और ताकतवर साम्राज्य की पक्की नींव रखी। लेकिन इस सब के बाद इतिहास के पन्नों से एक बहुत बड़ा सवाल आज भी गूंजता हुआ सुनाई देता है। जरा सोचिए, अगर 1526 के उस ऐतिहासिक दिन पानीपत के उस मैदान में बाबर की वो खौफनाक तोपें ना चलती तो क्या होता? अगर वो मुट्ठी भर छोटी सी सेना इब्राहिम लोदी की उस विशाल और भयानक फौज के सामने घुटने टेक देती? अगर बाबर वो लड़ाई हार जाता तो शायद आज इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास, नक्शा और हमारी पूरी दुनिया ही कुछ और होती। हम हैं इस सल्तनत के बादशाह और यहाँ आपको मिलेंगी इतिहास की वो कहानियां जो किताबों में नहीं बताई जाती। तो हमारे इस कारवां का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि अभी इतिहास के कई राज बाकी हैं।